गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने रिवर पॉल्यूशन के ऊपर बात की थी। आज इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंतर्गत हम गंगा के विभिन्न पहलुओं को छूते हुए उसका उद्गम और उसके मिलन को देखते हुए तथा अंत में उसके प्रदूषण के संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। गंगा के यदि परिचय की हम बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है वो गंगोत्री या गोमुख, जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड के अंदर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो भारत में है वो लगभग 2510 किलोमीटर के संदर्भ में आसपास है। इसका जो अंतिम छोर होता है वो जो ये इसका समापन हो जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। प्रमुख तटीय शहर की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, मालदा, बहरामपुर और कोलकाता होते हैं। गंगा भारत की प्रमुख व विशाल नदी है जिसका उद्गम उत्तरांचल में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ पर इस नदी का नाम भागीरथी नदी भी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए शिव और ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। उनके वरदान से गंगा पृथ्वी पर आई, लेकिन उसका वेग अत्यधिक ज़्यादा था, तो उस वेग को कम करने के लिए भगवान शंकर ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और उसके फलस्वरूप गंगा पृथ्वी पर आई। ये गंगोत्री ग्लेशियर का जो चित्र आप देख रहे हैं ऊपर, ये ग्लेशियर है। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और बर्फों के रिसाव से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। देवप्रयाग नामक स्थल पर एक और हिमालयी नदी अलकनंदा इससे आकर मिलती है। इस नदी के उद्गम से लेकर समुद्र तक मिलने तक अनेक स्थानों पर हिंदू तीर्थ है तथा इस नदी से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। इस नदी का वर्णन वैदिक साहित्य में भी मिलता है। आप जो ये अलकनंदा नदी देख रहे हैं, ये अलकनंदा यहाँ पर आकर इससे मिलती है, इसका नाम हो जाता है गंगा। हिमालय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में आ गई है और यहाँ पर ऋषिकेश और हरिद्वार नाम के दो बड़े तीर्थ पर्यटन स्थल होते हैं जिनका कि हिंदू धर्मों के अंदर बहुत ही विशाल एक अपना हिस्सा है। इसमें जो हरिद्वार का जो किनारा है, यहाँ बहुत सारी घाट हैं जहाँ पर लोग पूरे भारत देश से अपने जो पूर्वजन शांत हो जाते हैं उनकी अस्थियां लेकर आते हैं और इस गंगा नदी में बहाते हैं। उनका ये मानना है कि यदि इनकी अस्थियां यहाँ बहाई जाती हैं तो पुण्य आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो स्वर्ग में जाता है। यहाँ पे कई प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं जिसमें कि मोस्टली जो है वो तो अंतिम संस्कार के पश्चात का ही होता है। इस प्रकार हरिद्वार एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर श्रावण मास के अंदर कावड़ी आते हैं और वो कावड़िए अपने कावड़ में गंगा का शुद्ध जल भरकर अपने इच्छित स्थानों पर लेके जाते हैं। गंगा नदी और ऋषिकेश नदी तथा बनारस वगैरह पे भी रात्रिकालीन जो सायंकालीन आरती होती है उसका अपना विशेष महत्व होता है। उसे देखने के लिए विदेश से दूर दूर से पर्यटक आते हैं और वो इस आरती का हिस्सा बनते हैं। अब गंगा पहुंचती है पश्चिमी बंगाल में, जहां पर कोलकाता व हावड़ा के थोड़ी सी दूर के पास में एक तीर्थ स्थल है जिसको गंगा सागर कहते हैं। यहाँ गंगा नदी का नाम अब हुगली नदी हो गया है। ये गंगा सागर, गंगा और सागर दोनों का आपस का मिलन स्थल है। मकर संक्रांति पर यहाँ बहुत जोर से मेला भी भरता है। पूरे भारत से लोग बाग यहाँ एज ए तीर्थ के स्थान पर आते हैं। यहाँ कहावत भी है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसमें जो दोनों आपस में मिलते हैं उसका जो संगम स्थल है उसको गंगा सागर कहा जाता है। यहाँ गंगा सागर से मिलते समय एक डेल्टा का निर्माण करती है और यहाँ पर सुंदर वन पाए जाते हैं जिनमें मैंग्रोव वनस्पति होती है। यह एक प्रकार से दलदली क्षेत्र होता है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। उससे संबंधित प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलते रहते हैं। इस प्रकार गंगा अंततः समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है। अब गंगा के जो जूलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो इसका बायोटा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो गंगा में विशेष रूप से दो प्रकार की डॉल्फिन मछलियां पाई जाती हैं जो कि विश्व में बहुत कम स्थानों पर ये पाई जाती हैं। भारत में लगभग इनकी संख्या 3000 के समथिंग होती है। इसे 2009 में नेशनल एक्वाटिक एनिमल की संज्ञा भी प्रदान की गई है, जबकि आसाम राज्य के अंदर से राजकीय पशु या राजकीय एनिमल की संज्ञा दी गई है। आसाम में इनकी संख्या लगभग 800 है। ये एक प्रकार के स्तनधारी होते हैं जो इको लोकेशन के आधार पर जीवन यापन करते हैं। जो भी इनको भूख लगती है तो ये देख लेते हैं कि इनका भोजन कितनी दूर है, तो ये इको से इसका पता
लगा लेते हैं। ये इको लोकेशन जो इसकी वेव्स ऑफ साउंड सिस्टम की है, इसके आधार पर ये खुद का प्रोटेक्शन भी देखती है और अपना जीवन यापन भी करती है। डॉल्फिन को जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा एक तो शिकारियों से है जो इसका अवैध रूप से शिकार करते हैं, दूसरा प्रदूषण के फलस्वरूप भी है, और तीसरा कुछ लोग जो नेट डालते हैं वो नेट हालांकि डॉल्फिन के लिए नहीं डालते हैं, लेकिन डॉल्फिन उनमें फंस जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार गंगा की जो डॉल्फिन है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। करते हैं प्रदूषण की, तो प्रदूषण के संदर्भ में जो ये चित्र आपको दिखाया गया है ये कानपुर का सीसा माऊ नाला है। ये नाला इसलिए भी फेमस है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पास खड़े होकर सेल्फी फोटो खिंचवा के गए थे। ये एक ऐसा नाला है जो सारे दिन कानपुर की संपूर्ण सीवेज लाइन का गंदा पानी सीधे गंगा में छोड़ता है। जैसा कि आपको चित्रों के माध्यम से दिख रहा होगा, ये प्रतिदिन इसी तरीके से पूरे वातावरण को प्रदूषित करता रहता है। इसके संदर्भ में कई योजनाएं तैयार की गई हैं। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत एक इसको भी रखा गया है कि इस नाले का बंद करके इसको सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए करके इसको प्रदूषण रहित किया जाए। हालांकि ये काम चल रहा है, अभी भविष्य में ये कितना आगे तक जाता है वो समय बताएगा। गंगा के प्रदूषण का कारण इसके तट पर बसे शहरों, कस्बों व गाँवों व उद्योगों से आने वाला वाहित मल एवं अपशिष्ट है। गंगा के तट पर 29 ऐसे शहर बसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है। गंगा तटीय 23 शहरों व जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है तथा लगभग 48 कस्बे इससे कम जनसंख्या के हैं। इन सब में 5 BLD बिलियन लीटर पर डे सीवेज उत्पन्न होता है जो गंगा या इसकी सहायक नदियों में आकर मिलता है। मुख्य कारण है औद्योगिक व्यर्थ, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होती है। गंगा के तट पर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, कलकत्ता जैसे औद्योगिक शहर हैं। इन उद्योगों का व्यर्थ पदार्थ भी गंगा को प्रभावित करता है। कानपुर उत्तर भारत में चमड़ा कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के संसाधन में क्रोमियम व अन्य रसायन काम आते हैं जो जल को विषाक्त करते हैं। चमड़े कारखाने से निकले हुए गंदा जल सीधा नालों के माध्यम से गंगा नदी में लाकर छोड़ा जाता है, जिससे हमारी गंगा नदी प्रदूषित हो जाती है। प्रमुख कारण है धार्मिक मान्यताएं व धार्मिक पर्यटन। हिंदुओं में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने या स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। अंतिम संस्कार गंगा किनारे करने या इसके उपरांत मृतक की राख व अस्थियां गंगा में विसर्जित करने से मोक्ष प्राप्त होने के विश्वास के चलते गंगा में राख व अस्थियां, अर्ध जले मानव शरीर आदि शामिल होते हैं। कुंभ एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर गंगा तट पर लाखों लोगों की भीड़ स्नान करने को जाती है। प्रतिदिन सैकड़ों दीपक प्रज्वलित कर दोनों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इन सब से गंगा का प्रदूषण बढ़ता है। आप मेरे इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, यह मणिकर्णिका है। मणिकर्णिका काशी विश्वनाथ के पास में एक घाट है, उसी का ही। इसमें प्रतिदिन कहा जाता है कि यहाँ चिताएं बुझती नहीं है। एक चिता बुझती है तो दूसरा शव आ जाता है, दूसरी बुझती है तो तीसरा शव आ जाता है। यहाँ लगातार जो शमशान घाट है ये वाला, ये लगातार चलते रहते हैं। काशी में 2 घाट हैं, एक तो राजा हरिश्चंद्र घाट और दूसरा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका का घाट शमशान की चिताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे चिता जलती हुई दिखाई देगी, कभी भी यहाँ पर शांति नहीं रहती, क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि यदि इस घाट पर आकर चिता का अंतिम संस्कार होता है तो वो सीधा पुण्य को प्राप्त होता है। कि गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्लान बनाए गए थे, नीतियां बनाई गई थी, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान। दिसंबर 84 में भारत के पर्यावरण विभाग ने गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने संबंधी एक योजना प्रस्तावित की, जिसे कैबिनेट ने अप्रैल 85 में 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस परियोजना का प्रारंभ किया। इस संबंध में नीति बनाने व कार्य करने की क्रियान्वित करने के लिए एक केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया, जिसे बाद में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण नाम भी दिया गया। गंगा के एक्शन प्लान की क्रियान्वित के लिए एक निदेशालय बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी कहा जाता है। प्रारंभिक योजनाओं को GAP फर्स्ट, गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट तथा द्वितीय को GAP सेकंड का नाम दिया गया, जो कि 1993 के अंदर फलीभूत हुई। GAP फर्स्ट के अंदर 1985 में 25 कस्बे और 3 राज्य यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल को इसमें रखा गया, जिसकी अनुमानित खर्चा था वो 462 करोड़ का था। 1993 में
गोमती परियोजना, यमुना परियोजना, दामोदर परियोजना और महानंदा परियोजना प्रारंभ की गई। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंगा एक्शन प्लान के नाम का एक नई परियोजना बनाई है। उन्होंने बनारस में जब ये चुनाव जीता था तो नमामि गंगे के नाम से कहा था कि मैं गंगा को प्रदूषण मुक्त करूंगा। उसके फलीभूत अब कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये प्रोजेक्ट कितने साकार साबित होते हैं ये समय ही बता पाएगा। लेकिन वर्तमान में गंगा को लेकर कई काम चल रहे हैं। इस संबंध में एक रोचक खबर जो हमको प्राप्त हुई वो देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन जारी था, वहीं मानवीय गतिविधियां कम होने से एवं औद्योगिक इकाइयां बंद होने से पर्यावरण में काफी सुधार देखा गया। हरिद्वार में गंगा का प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ। शोध एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा जांच के नमूनों के बाद यह बताया गया कि गंगा में प्रदूषण में आश्चर्यजनक कमी देखी गई है। गंगा जल के सभी मानकों पर खरी उतरी है। वहां जो सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, उस रिसर्च में पाया गया कि गंगा का पानी जो आरओ की तुलना में बराबर काम कर रहा है। जो आरओ की कैपेसिटी होती है या जो आरओ की टीडीएस होती है, उसके इक्विवेलेंट गंगा का पानी ही वर्तमान में है। कहने का मतलब ये है कि जो ही मानवीय हस्तक्षेप खत्म हुआ, लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहा, पर्यटन बंद रहा, औद्योगिक इकाइयां बंद रही, तो गंगा अपने मूल स्वरूप में स्वतः ही लौट आई। तो क्या भविष्य में इस प्रकार से हो पाएगा? इन्हीं बातों के साथ आज हम अपना जो ये व्याख्यान है यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से थैंक यू वेरी मच।